आज हम परमानेंट डाइपोल मोमेंट के यूनिफॉर्म और बाद में नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ परमानेंट डाइपोल मोमेंट में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर किसी मोलेक्यूल यानी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया नॉन पोलर मोलेक्यूल, उसमें कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती नहीं, लेकिन उसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता तो वो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल इंड्यूस होती है। लेकिन यहाँ हम परमानेंट डाइपोल की बात कर रहे हैं, यानी कि डाइपोल जो ऑलरेडी जनरेट हो चुकी होती है और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं रखती, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड से वो इंड्यूस नहीं हुई है। ऐसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम डिस्कस करते हैं और ये डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, यानी कि यह डाइपोल के कारण भी फील्ड तो जनरेट होता है, लेकिन ये इंटरनल फील्ड इसकी बात नहीं है। ये परमानेंट डाइपोल को हम एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं और हम दो केस की डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड और बाद में नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। यूनिफॉर्म मीन्स ऐसा फील्ड, ऐसा एक्सटर्नल फील्ड जिस फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सभी पॉइंट पर सभी जगह सेम हो, ऐसे फील्ड को यूनिफॉर्म फील्ड कहा जाता है। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मीन्स अलग अलग जगह पर जिनकी वैल्यू और डायरेक्शन अलग अलग हो, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बोला जाता है। पहले हम यूनिफॉर्म फील्ड में ये मैंने फिगर में ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये एक ऐसी डाइपोल है जो रेड बॉल पेन से ड्रॉ की है। यह डाइपोल है। यह डाइपोल का मिड पॉइंट से दोनों साइड के चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू सिमेट्रिकली ए डिस्टेंस पर है। डाइपोल का टोटल डिस्टेंस 2a है और यह मिड पॉइंट मैंने ओरिजिन ओ पर कोई इनसाइड हो ऐसे ये डाइपोल को रखे है। और ये डाइपोल की एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है और ये फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ मैंने कंसीडर किया है ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल पर फोर्स लगेगा और ये माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड से के कारण जो फोर्स लगता है उस फोर्स को F माइनस क्यू बोल देते हैं, F माइनस क्यू। और ये फोर्स होगा Q इंटू ई और ये फोर्स की डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी ये पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इसलिए ये माइनस क्यू चार्ज पर यह डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि माइनस क्यू ई। और ये प्लस क्यू चार्ज पर ये प्लस क्यू बोल देता हूँ, ये फोर्स लगेगा प्लस क्यू ई। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्यू ई हो गए, यानी कि दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। यह फोर्स ये लाइन पर लग रहा है और ये फोर्स ये लाइन पर लग रहा है, इसलिए दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम ना होने के कारण दोनों फोर्स के कारण डाइपोल पर टॉर्क लगता है। जो ये पहला फोर्स है उससे लगने वाले टॉर्क को हम टॉर्क 1 बोल देते हैं और उसका मैग्नीट्यूड होगा ये लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि ये डाइपोल का सेंटर और सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं पहले प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाले टॉर्क को कैलकुलेट करता हूँ।
ये चार्ज पर जो टॉर्क लगता है उसे हम टॉर्क 1 बोल देते हैं और उसे वेक्टर से डिनोट करते हैं। और हम ये ओरिजिन ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क गिनते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस यानी ए क्रॉस टॉर्क हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट है। टॉर्क इज इक्वल टू हम जानते हैं ऐसी डेफिनेशन है, हमने क्लास 11 में पढ़ा है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ और उसका मैग्नीट्यूड टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट मीन साइन। यहाँ ये डिस्टेंस ए और फोर्स क्यू ई, ये प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला टॉर्क होगा और माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाले टॉर्क को मैं टॉर्क 2 बोल देता हूँ। और ये डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस ए क्रॉस ये फोर्स माइनस क्यू ई मीन्स क्यू इंटू ए इंटू क्यू ई, यानी कि टोटल टॉर्क होगा टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इज इक्वल टू ए क्रॉस क्यू ई वत्ता ए क्रॉस क्यू ई, यानी कि 2a क्रॉस क्यू ई, यानी कि नेट टॉर्क इज इक्वल टू 2a क्रॉस क्यू ई। यहाँ ये क्यू चार्ज ये क्यू स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये क्यू को मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रखूँ या पोजीशन वेक्टर के साथ रखूँ, क्योंकि ये स्केलर है इसलिए मैं ऐसे भी ये इक्वेशन को लिख सकता हूँ 2a क्यू क्रॉस ई। हम जानते हैं डाइपोल की डेफिनेशन से 2a क्यू चार्ज टाइम्स डिस्टेंस, यानी कि डाइपोल मोमेंट, और उनकी डायरेक्शन यानी कि ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन। इसलिए मैं ये इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ p क्रॉस ई, क्योंकि डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू 2a क्यू और उनकी डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। इसलिए फाइनली मैं लिख सकता हूँ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस ई, और ये इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यह टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यह टॉर्क को हम ऑल्टरनेटिव वे में ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों टॉर्क कैलकुलेट करके उनका समेशन किया जाए तो भी हमें फाइनल टॉर्क मिलता है। या हम डेफिनेशन से जानते हैं कि नेट टॉर्क गिनने के लिए और एक ऑल्टरनेटिव वे भी है। टॉर्क इज इक्वल टू दोनों जो फोर्स है उन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर बोल देता हूँ। और फोर्स हमारे केस में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में, यानी कि ये लाइन और ये लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। मैं यहाँ फिर से फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी डाइपोल मोमेंट है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये 2a। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, यानी कि ये दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। उसको मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर देता हूँ। ये हम जानते हैं ये डाइपोल का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से ये एक्स एक्सिस या ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही लाइन है, यानी कि ये थीटा होगा। ये साइड ये एंगल को मैं साइन फंक्शन अप्लाई कर दूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारी डाइपोल की लेंथ 2a, यानी कि जो ऑपोजिट साइड हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको ही हमने आर परपेंडिकुलर बोला है और वो है 2a साइन थीटा, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू आएगा ये एफ की वैल्यू है क्यू ई साइन थीटा,
यानी कि टॉर्क आएगा 2AQ यानी कि डाइपोल मोमेंट PE sin थीटा, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E और उसका मैग्नीट्यूड टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। यह डाइपोल मोमेंट पर लगने वाले टॉर्क है। और अब उनकी डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में हम राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ करके जान सकते हैं। यहाँ हमने जो फिगर ड्रॉ की है उसमें ये डायरेक्शन हमारी डाइपोल मोमेंट की है, यानी कि P वेक्टर की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर की डायरेक्शन है। ऐसे केस में हम जानते हैं कि यहाँ हम ऐसे राइट हैंड स्क्रू रखेंगे और उनको ये P से E की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ये P वेक्टर ऐसे है, ऐसे P वेक्टर है, ये P वेक्टर है और यहाँ हम राइट हैंड स्क्रू को रखेंगे और उसको P से E की डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन में अगर रोटेट करेंगे, यानी कि ये डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन में हमारा स्क्रू टाइट होगा, यानी कि ये इनवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होगा, मूव होगा, यानी कि ये टॉर्क की डायरेक्शन ये जो प्लेन ऑफ पेज है उससे परपेंडिकुलर है, यानी कि नॉर्मल होगी और इनवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा। यानी कि हमने यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में ये परमानेंट डाइपोल रखी है तो उन पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। ये प्लस Q चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये माइनस Q चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे की इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इसलिए डाइपोल पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम ना होने के कारण उन पर टॉर्क लगेगा, जिसका मैग्नीट्यूड भी हमने कैलकुलेट किया और उनकी डायरेक्शन के बारे में भी हमने बात की। ये टॉर्क इनवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा और ये डाइपोल ये डायरेक्शन में है और एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रही है, लेकिन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि डाइपोल को ऐसे रोटेट करने की ये ट्राई करेगा, यानी कि डाइपोल एक्स एक्सिस के एलोंग होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के एलोंग है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए डाइपोल भी ऐसे रोटेट होकर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के एलोंग यानी कि ऐसे होने की कोशिश करेंगे। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में ये डाइपोल मोमेंट है जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन होने की कोशिश करेंगी और इक्विलिब्रियम कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 के केस में कोई नेट टॉर्क नहीं होगा। और अगर ये डाइपोल ऐसे होगी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90, ये ऐसे होगी तो उन पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और ये डाइपोल अगर ये डायरेक्शन में होगी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180, तो डाइपोल अनस्टेबल कंडीशन में रहेगी और उन पर टॉर्क लगेगा और ये रिवर्स होने की ट्राई करेगी। अब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करते हैं। हमने देखा कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल पर सिर्फ टॉर्क लगता है, यानी कि टॉर्क की वजह से उनकी रोटेशनल मोशन होती है, कोई ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि कोई लीनियर मोशन नहीं होती। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है, स्पेस की हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होती है, इसलिए डाइपोल के जो दोनों चार्ज है दोनों एंड, ये माइनस Q और प्लस Q, उन पर लगने वाला जो फोर्स है प्लस QE और माइनस QE, ये यूनिफॉर्म में सेम है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होने के कारण ये दोनों फोर्स की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, यानी कि
ये जो पहले केस में यूनिफॉर्म के केस में डाइपोल पर सिर्फ टॉर्क लगता था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड के केस में डाइपोल पर टॉर्क तो लगेगा ही और साथ साथ में ये फोर्स की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने के कारण उन पर फोर्स भी लगेगा। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल की सिर्फ रोटेशनल मोशन होती थी, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में उनकी रोटेशनल मोशन के साथ साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी होगी, लीनियर मोशन भी होगी। यानी कि डाइपोल लीनियरली भी ट्रैवल करेगी और वो जो जिस साइड स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी। यानी कि ये डाइपोल रोटेशन करके जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के एलोंग हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म के केस में, लेकिन बाद में भी उनकी लीनियर यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन तो रहेगी, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ये उनके दोनों एंड पर डिफरेंट फोर्स लगता है और ये उनकी ट्रांसलेशनल मोशन कंटिन्यू ही रहेगी। आइए डाइपोल की नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में बिहेवियर समझने के लिए एक हमें सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमारे ऑर्डिनरी लाइफ में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का हम जानते हैं कि जब ड्राई सीजन में हम कॉम को हमारे ड्राई एयर पर रब करते हैं तब वो किसी पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल की जो बिहेवियर है उससे अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ मैंने एक ऐसे कॉम ड्रॉ करने की कोशिश की है जो ड्राई हेयर के साथ रब किया गया है। यानी कि ड्राई हेयर पर रब करने से फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाता है। यानी कि जो एयर पर इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन की वजह से ये कॉम्ब पर आ जाता है और ये कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ऐसे। यानी कि ये कॉम्ब चार्ज हो जाएगा और उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे मान लो कि ये दूसरी साइड पॉजिटिव होगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ऐसे किसी कॉम्ब को पीस ऑफ पेपर्स के पास जब रखा जाता है तब ये पीस ऑफ पेपर उनकी ओर कैसे अट्रैक्ट होते हैं। हम जानते हैं कि ये पीस ऑफ पेपर है, जो ये पेपर के पीस तो न्यूट्रल है, उनमें तो कोई चार्ज होता नहीं, तो ये कैसे अट्रैक्ट होते हैं ये समझने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन में। इसमें क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं और उनमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होती है। यहाँ मैंने एक पेपर में ऐसी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होती हुई दिखाई है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों जो ओवरलैप हो रहे होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होती है। और ये डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड में उन पर टॉर्क और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो उन पर फोर्स भी लगता है। और ये जो कॉम्ब है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए ये डाइपोल मोमेंट पर टॉर्क भी लगता है, यानी कि ये रोटेशनल मोशन भी करती है और साथ साथ में उन पर फोर्स भी लगता है। इसलिए ये सभी जो पीस ऑफ पेपर्स है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं और हम ये एग्जांपल से अच्छी तरह से नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल की बिहेवियर को समझ सकते हैं।